तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं अपना, जैसे जितना भी पीसीएस एग्ज़ाम होता है या हम लोगों का बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है या बीपीएससी का एग्ज़ाम है या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है जिसका पैटर्न बदल चुका है, ठीक है। तो जितने भी एग्ज़ाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीके के प्रश्न आते हैं उसके लिए आज से हम लोग अपना ग्रुप डिस्कशन चालू कर रहे हैं और आज से आधुनिक भारत का इतिहास चालू कर रहे हैं। बस यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास नहीं होगा, यहाँ हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, ठीक है, पॉलिटी भी होगा, आपका अर्थशास्त्र भी होगा और इसके अलावा करंट अफेयर्स भी होगा। करंट अफेयर्स का भी एकदम प्रॉपर डिस्कशन होगा और यहाँ पर आपको सीखने मिलेगा, याद करने मिलेगा, क्योंकि पढ़ाने वाले तो बहुत लोग भरे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग 4 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये चारों लोग बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम निकाल बैठे हुए हैं, तो इससे आप लोगों को ये भी फायदा मिल जाएगा कि एक जो एग्जाम निकाले हुए लोग हैं वो किस तरह से स्टडी करके और जाके एग्जाम में बैठ के एग्जाम को फोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो शुरू किया जाए, ठीक है। चलिए आज का हम लोग का पहला प्रश्न है और ये टॉपिक का नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यानी कि एक ऐसा टाइम था, जैसे सन 1400 ईस्वी के पहले का टाइम था जब हम लोग के भारत देश में जितने भी यूरोपियन कंपनीज थे या यूरोपियन देश थे हम लोग के मतलब कि देश में आना शुरू किए। अब वो क्यों आना शुरू किए थे हम लोग के देश में, तो होता ये था कि हम लोग का भारत जो था उस टाइम यहाँ मसाला बहुत ज़्यादा बढ़िया से उगता था, ठीक है। और जो यूरोपियन कंपनीज थे या यूरोपियन जो देश थे वहाँ पर मसालों की बहुत कमी हुआ करती थी। तो उन लोगों का जो पहले व्यापार हुआ करता था, ठीक है, वो होता था अरब कंट्री और इटली के थ्रू। पूरे यूरोप में जितना यूरोप महादेश है वहाँ पर जो भी मसालों का व्यापार होता था वो इटली के और अरब कंट्री के थ्रू ही होता था। तो एक ऐसा टाइम आया जब एक उस्मानिया सल्तनत करके था, उसका हुकूमत आया अरब कंट्री पर, मतलब अरेबियन जो कंट्री है वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर उन लोगों का हुकूमत आया। और जब उन लोगों का हुकूमत आया तो उसके बाद से वो जितना भी लैंड से जो व्यापार होता था यूरोप के तरफ उस कनेक्शन को काट दिए। तो अब यूरोप में खलबली हो गया कि किस तरह से मान लीजिए मसाला भारत से लाया जाएगा या किस तरह से। तो उसी टाइम करीब 1453 ईस्वी का ये बात है, पुनर्जागरण का काल चालू हुआ। अब पुनर्जागरण रहने से होता क्या है, जैसे पुनर्जागरण कहा जाता है कि नए नए यंत्रों का आविष्कार करना। जैसे कि उस समय जो जहाज थे, उस समय के जो पानी में चलने वाले जहाज थे वो एकदम बढ़िया से बनाए जाने लगे, मजबूत बनाए जाने लगे। कंपास का आविष्कार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब लोग समुद्री यात्रा की भी कर सकते थे। तो पुर्तगाल के एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। वो मतलब इस चीज़ में बहुत आगे थे, जैसे कि उनके अंदर ये शौक था कि नए नए देशों का, नए नए महाद्वीपों का खोज लैंड के थ्रू ना करके हम जैसे जल के थ्रू करें। तो वही पुर्तगाल से मतलब कि अलग अलग समुद्री रास्ता खोजना चालू हुआ और उसके बाद का ये परिणाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। और यहीं से हम लोग के आधुनिक भारत का इतिहास होता है शुरू। अब चलिए देखते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। ये पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट में किस वर्ष में आया था। तो इसका आंसर होगा पहला का 1498 AD, ठीक है। इसका आंसर क्या है? 1498 में वास्को डी गामा पहला आया था। डेट था शायद 17 मई 17 या 18 मई को शायद 18 मई 1498 को। ये जो कालीकट है वो केरला में पड़ता है, ठीक है, वहीं पर वो पहली बार आया था। डेट है 1498 AD। तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है। यानी कि नीला जल योजना, ये हिंदी में लिखा हुआ है ब्लू वाटर पॉलिसी, उसको बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी किससे रिलेटेड है, तो जैसे पुर्तगाल जब वास्को डी गामा यहाँ आया 1498 में आया, तो जो कालीकट का शासक था उस समय उसको जमोरिन बोला जाता था। तो जब वो आया जमोरिन के साथ उसका ट्रेड हुआ, ठीक है। तो जमोरिन उससे खुश होकर उसको पूरा एक जहाज मसाला भर के दिया, ठीक है। आज जब वो जाने लगा वास्को डी गामा तो खुद से भी एक आध जहाज खरीद लिया, ठीक है। और जब यहाँ से वो यूरोप लौट कर गया तो उसको समझ जाइए कि 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 1 गुना 2 गुना कौन कहे, 60 से 63 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। अब जब यूरोप के लोग देखे कि
अरे यार इतना ज़्यादा मुनाफा, तो वो क्या किए कि और भी मतलब बेड़ा बना के आना चालू किए। और 1500 ईस्वी के बाद अब क्या किया कि वो जो पुर्तगाली गवर्नर आना चालू हुए हम लोग के मतलब कंट्री में। और इस तरह से जो पहले पुर्तगाली गवर्नर थे उनका नाम था, क्या बता सकते हैं लोग? अल्फ्रांसो डी अल्मोडा। अल्फ्रांसो डी अल्मोडा। और वो पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो यहाँ पर आया था, ठीक है। तो वो जब आया था तो उसका व्यू क्लियर नहीं था, क्योंकि जो पहला बार आता है वो क्या ही सोच के आएगा। तो वो जब आया तो एक पॉलिसी लागू किया जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। अब चूंकि भारत जो देश था उसका जो लैंड फाइटिंग स्किल बढ़िया था भारत के पास, ठीक है, लेकिन उस टाइम जो नेवल फाइटिंग स्किल था वो बहुत डाउन था। यानी कि जितने भी उस टाइम मतलब शासन हुआ करते थे, जैसे उस टाइम जब वो लोग आए थे अकबर का शासन मतलब 1500 में था, 1505 के, ठीक है, 1505 में वो मर गया था। तो उन लोगों का जो जैसे नेवी था वो बहुत कमजोर था। तो अल्फ्रांसो डी अल्मोडा जब पहला बार आया था तो वो यही सोचा था कि हम यहाँ के नेवी पर अपना अधिकार कर लें। अच्छा। तो उस तरह से वो ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, तो जितना भी लोग ट्रेड करते थे, ठीक है, या कोई भी जहाज लेके अगर आता था, जैसे केरल से लेके और तमिलनाडु जितना भी बंदरगाह है दक्षिण भारत उधर लेके आता था, तो वहां पर उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। एक और पद्धति भी लागू हुआ था जिसे कार्टेज आर्मेडा पद्धति बोला जाता है। उसमें होता ये था कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको ट्रेड करना है मतलब जल के थ्रू, ठीक है, तो उस ट्रेड में मान लीजिए कि उस टाइम मतलब समुद्री लूटपाट बहुत ज्यादा होता था। तो ये पुर्तगाली वाले क्या करते थे कि अपना मतलब सैनिक भेजते थे या उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे। तो वो कार्टेज आर्मेडा पद्धति के अनुसार होता था। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, तो वो है अल्फ्रांसो डी अल्मोडा, ठीक है। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में आया था। और इसके बाद अल्बुकर्क आया था, ठीक है। और अल्बुकर्क जो आया था वास्तव में वो मतलब पुर्तगाली शासन को आगे बढ़ाना चालू किया था। मतलब भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो 2-3 मतलब नियम अपनाया था। पहला नंबर की विवाह का नीति अपनाया था यहाँ पर आके, क्योंकि मान लीजिए किसी जहाज के थ्रू पूरा का पूरा जनसंख्या तो नहीं आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो अपना दिमाग चलाए कि यहाँ आके और यहाँ की और मतलब भारत की औरतों से शादी करते हैं और अपना मतलब की जनसंख्या विस्तार करते हैं। ये पहला उसका मेजर काम था। और आगे क्या वो किया था कि वो अपना लैंड बढ़ाना भी चालू किया था। जैसे साम्राज्यवाद भी उसके जेहन में था। तो क्या किया था कि 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। वहाँ उस समय यूसुफ आदिल शाह का वहाँ शासन था, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनको हरा के उनसे गोवा छीन लिया था। और शुरुआत में जैसे कि जो पहला कोठी बनाया था सब ये आके ये कोचीन में शायद बनाया था सब, ठीक है। लेकिन इन लोगों का जो प्रमुख स्थान था 1510 के बाद वो गोवा हो गया था, ठीक है, पुर्तगालियों का। एक और इसका पढ़े थे कि दिया था ना कि वहाँ मैंने पुर्तगाली जो गवर्नर था एक और काम किया था ना, जैसे कि किसान के खेती के लिए जैसे टमाटर तंबाकू खेती के लिए मतलब कि साम्राज्य विस्तार का एक और ये भी कारण था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड है, तो वो है अल्फ्रांसो डी अल्मोडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। मतलब कि भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले सबसे पहले कौन थे, ठीक है। तो पुर्तगाली थे। अभी डिस्कस हुआ कि वो 1498 में ही आ गए थे, जबकि इसके बाद का जितना भी कंपनी आया है वो 1600 और 1600 के आसपास आया है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब पुर्तगाली जो कंपनी था वो 1498 में उसका हो गया था स्थापना, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जो मतलब डच थे, डच का शायद स्थापना शायद 1602 या 1603 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका 1664, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका 1620 में या 1618-19 में। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो वो पुर्तगाली हो गए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि वास्को डी गामा पहली बार तो 1498 में आया था। ये बस एक ही बार भारत नहीं आया था, ये भारत 3 बार आया था। 3 बार आया था, ठीक है। भारत वो 3 बार आया था,
ठीक है। तो पहला बार 1498 में आया था, ठीक है। तो इसको चस्का लगा भाई, फायदा हुआ था ठीक है। तो क्या हुआ कि दूसरी बार ये 1502 में आया, फिर यहाँ से ट्रेड करके गया। अगला बार शायद 1522 ईस्वी में या 1523 ईस्वी में फिर से आया था ये, और आया था साला यहीं मरियो गया था। अच्छा, यहीं पे मर गया वो? ये भारत में मर गया था, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये हम अभी भी चर्चा किए हैं कि प्रथम वायसराय तो अल्फ्रांसो डी अल्मोड़ा ही था, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है? अल्फ्रांसो डी अल्मोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? अभी अभी बताया है कि इसका भी चर्चा कर दिए थे कि उस समय कालीकट के जो मतलब राजा हुआ करते थे उनको जमोरिन बोला जाता था, ठीक है। तो जमोरिन ही इसका स्वागत किए थे। सच कहें तो जमोरिन या उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे वो इसको देख के मतलब भौचक्के हो गए थे। अरे साला ये कहाँ से एकदम नोक वाला जूता पहना हुआ है, नोक वाला टोपी पहना हुआ है, कैसे मान लीजिए कि हम लोग के बीच का एक एलियन आ जाए तो हम लोग का होगा, ठीक है। तो ये सरप्राइज हो गया था सब। बाद में उसका जो जमोदिन के साथ रिलेशन बढ़िया नहीं था। हाँ। दूसरा बार जब आया था ना तो जमोदिन के साथ ये भी बात सही है। पहले बार खाली रिलेशन में वो स्वागत किया जमोदिन दूसरा बार वो समझ जाए कि एथी खाली मसाला के एथी खाली लूटे आ रहा है। चलिए तो अब आइए सूची 1 को सूची 2 से उसमें मिलाते हैं, ठीक है। मतलब कि अब बताइए लोग कि जैसे वास्को डी गामा है, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस है, कैप्टन कुक है और तस्मान है। और आपको इसमें हमें लगता है क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि कौन किस देश से संबंधित था, ठीक है। कौन किस देश से संबंधित था या कौन किसका खोज किया था, ठीक है। तो देखते हैं इसका। जैसे वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का था। ये कौन कहाँ का रहने वाला था ये पूछा है। तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का था, ठीक है। अगला है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? वो स्पेन का था। स्पेन का था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था स्पेन का था और ये अमेरिका का खोज किया था। वास्तव में जानते हो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था भारत के खोज के लिए ही निकला था कि भारत का समुद्री यात्रा मिल जाए। अब चूंकि मान लीजिए कि आप समुद्र के आगे खड़े होके, समुद्र तो अथाह है, देखिएगा तो ये थोड़े पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसको आना था अफ्रीका महादेश से सटे सटे, ठीक है। लेकिन वो मूर्खवा क्या किया, वो डायरेक्ट अटलांटिक महासागर को ही पार कर गया, ठीक है। अटलांटिक महासागर को पार करके जाके अमेरिका महादेश में पहुंच गया, अमेरिका का खोज कर दिया, ठीक है। हालांकि वहां पर इसको सबसे पहले रेड इंडियन मिले थे, मतलब कि जो वेस्ट इंडीज से लोग होते हैं, रेड होते हैं। रेड इंडियन का अफ्रीका, हाँ अफ्रीका लाल वेस्ट इंडीज वाला सब होता है वेस्ट इंडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज की, ठीक है। अब कैप्टन कुक कहाँ का था भाई? तो कैप्टन कुक था आपका ग्रेट ब्रिटेन का, कैप्टन कुक ब्रिटेन का, कैप्टन कुक, ठीक है। और अगला है तस्मान। आपको पता होगा कि शायद एक बॉस जल संधि है, बॉस जल संधि, वो है आपको ऑस्ट्रेलिया और तस्मान सागर के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मतलब बीच में बॉस जल संधि पड़ता है, ठीक है। वो क्या बोला जाता है, हिंद महासागर और क्या बोला जाता है, तस्मान सागर को शायद जोड़ने का काम करता है। टॉरस ना बॉस ही जल संधि, सही बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सही, हिंद महासागर और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अभी इसका भी हम चर्चा किए कि अल्बुकर्क जो था वो पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, ठीक है। और ये था 1509 से 1515 ईस्वी तक। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की, ठीक है। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। ये जितना भी पॉइंट है ये पहले ही बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में
यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो सही नहीं पढ़ के क्या किया जाएगा, जो जो सही है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज यानी पुर्तगाल, ये सही है। जैसे कि देखिए, जब पहला बार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था ना, तो आया था कैप्टन हॉकिंस उन लोगों की तरफ से। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस आया था किसके दरबार में? वो आया था जहांगीर के दरबार में आया था। तो वो व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया था। अच्छा। और अपना माल गोदाम बैठाने के लिए आया था। तो पहला बार जब वो आया था तो उसको छूट नहीं मिला था। ठीक है, हालांकि वो सूरत में बसाना चाहता था कोठी पहला बार, उसको नहीं मिला था। ठीक है, तो वो क्या किए थे कि दक्षिण भारत जाकर और मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी बोला जाता है, तो मसूलीपट्टनम में जाके अपना माल गोदाम बैठा लिया था। और बाद में उसे मिला था मतलब कि कोठी बनाने के लिए, तो वो सूरत में जाके कोठी बनाया। तो यार यही तो क्वेश्चन गड़बड़ होता है, पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापना की गई? तो उसमें तो सूरत सही होता है। और इसमें क्या बता सकते हैं, वैसे खोला था मछलीपट्टनम में पहले, ये फैक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ठीक है, मतलब उड़ीसा में उसका पहला कारखाना कब लगाया था? 1633 में। अगला है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1646 में मद्रास पर कब्जा किया था। डुप्ले जो था वो फ्रेंच गवर्नर था। सच कहें तो डुप्ले जैसे कि एक चलिए, डुप्ले जो था वो फ्रेंच गवर्नर था। ठीक है, और ये भी साम्राज्यवाद को बहुत सपोर्ट करता था। देखिए, एक 1798 में एक गवर्नर हुआ करता था हम लोगों का, उसका नाम शायद सहायक संधि कौन शुरू किया था? वेलेस्ली। तो वास्तविक रूप से जो संस्थापक बोला जाता है सहायक संधि का, वो लॉर्ड वेलेस्ली को बोला जाता है। लेकिन सहायक संधि शुरू ये किया था डुप्ले। हाँ, लेकिन ये उतना बढ़िया से नहीं कर पाया था। ठीक है, इसको बहुत बेहतर तरीके से सहायक संधि लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए, तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो लिखा हुआ है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। कब्जा थोड़े किया था, उस टाइम तो बस आया था सब अभी। और जो पहला पुर्तगाली गवर्नर आया था वो शायद 1504 या 1505 में आया था। अल्मोड़ा जो आया था, 10 में कब्जा किया था ना, 10 में गोवा पर कब्जा किया, 10 में वो तो अल्बू को किया। चलिए आगे देखते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने, मतलब वही व्यापारिक कोठी। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये है कोचीन में। पहला व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया था? कोचीन में बनाया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी इसको बोला जा सकता है का निर्माण अल्फ्रांसो डी अल्बुकर, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। ठीक है, कोचीन में कराया गया था। अब आइए, अगला क्वेश्चन है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? कौन ऐसा यूरोपीय था सब कि भारत में पहला सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो वो पुर्तगाली थे। इसका चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि जब पहले बार अल्मोड़ा आया था तो उसका पूरा का पूरा जो व्यू था वो यही था कि यहाँ का जो मतलब जो नेवी है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि नेवी में ताकतवर नहीं था भारत। चलिए, जल व्यापार को कंट्रोल किया। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से, मतलब जो भी मतलब फैक्ट्री बंगाल में बना था वो कौन सा था जो पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है बांदेर, चीनसूरा, हुगली या श्री रामपुर। तो ये है हुगली, जो हुगली में पुराना बंदरगाह होता है जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था पहले हुगली में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा था, नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी। उसने मद्रास के निकट सेंथो में और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर
भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चीनसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था, मतलब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया उसका कंपनी श्रीरामपुर श्रीरामपुर केंद्र। समय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। श्रीरामपुर पश्चिमी बंगाल में है ना। हाँ, ठीक है। अरे जैसे हुआ था ना कि जो कोलकाता शहर है वो 3 गांव को मिला के बनाया गया था। अच्छा, ठीक हाँ। है, वो गोविंदपुर, सुल्तानाटी और काली। ठीक है, इसमें श्रीरामपुर नहीं था। सुल्तानाटी कालिका काटी ठीक है। काली काता काटा। चलिए आगे देखते हैं। नाम परवश अगला क्वेश्चन है, तो कदे नाम पर कलकत्ता बसा है। अगला क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? जो हुगली था, मतलब हुगली बंगाल में पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बना लिया था? अच्छा तो वो थे पुर्तगालियों ने। वो क्या करता था सब, कि लूटपाट करता था सब। अरे ये एक चाल था, जैसे कि मान लीजिए कि हमें अपना जो समुद्री नीति है उसको सुदृढ़ करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप व्यापारी हैं, आप अगर लेके जा रहे हैं जहाज, ठीक है, और अगर लूटपाट नहीं होगा तो कौन आपसे एथी लेगा? सेना लेगा, है कि नहीं? तो वो खुद ही लूट भी करवाता था सब। ठीक है, और खुद भी संरक्षण भी प्रदान करता था सब। अच्छा, समझ गए? खुद लूटता भी था सब और संरक्षण भी देता था सब। अब लूटने में मान लीजिए कि जो संरक्षण देता था उसका पैसा लेता था सब, तो हम लोग फायदा होता था। अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो वो पुर्तगाली ही करते थे। वही क्वेश्चन अच्छा, मतलब कि यही लोग सेम क्वेश्चन घुमा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का तो वो थे जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक। जॉब ये चार्नोक पुर्तगाली था? हैं? ना, पुर्तगाली नहीं था। जॉब जॉब चार्नोक जो था वो कलकत्ता शहर का संस्थापक था। ये तो मालूम। ठीक है, अब आइए। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक, ठीक है, अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूता नदी अथवा सुतनौती यानी कि कलकत्ता का स्थल चुना था। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नोक के आगमन से पूर्व ही अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 ईस्वी को दिवस भी नहीं माना जा सकता है। यानी कि जॉब चार्नोक जो था वो कलकत्ता का स्थापना मतलब 1690 में किया था, लेकिन इस पर केस हो गया था इस बात पर हम लोग के हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट वर्डिक्ट दिया था कि जो कलकत्ता था वो पहले से ही अस्तित्व में था, तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि कलकत्ता का जो स्थापना था वो जॉब चार्नोक ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है कि कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चार्नोक के द्वारा बसाया गया था कलकत्ता, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? बहुत स्टार क्वेश्चन है। नगर ठीक है, किस भारत स्थान में, पर? हाँ, मद्रास में शायद बताया गया था। मद्रास में सबसे पहले भारत में पहला नगर निगम स्थापित कहाँ किया गया था? मद्रास। तो वो मद्रास में किया मद्रास। गया था। सही है, मद्रास में किया गया था। ठीक है, आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब प्राइवेट एक के स्वामित्व में कोई कंपनी नहीं हो। 50 लोग 20 लोग मिलके एक कंपनी स्टार्ट किए और उसको व्यापार करने के लिए भेजे। तो ऐसा पहला कौन सा कंपनी था, ठीक है, जो लोगों के सहयोग से बनाया गया था? मतलब कौन ऐसा कंपनी किया था? ठीक है, तो वो डच, जो डच थे वो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ किया था। ठीक है, ऐसे तो ब्रिटिशो कंपनी से मिला के है। तो देखो बात ये है कि जैसे आगमन का अगर क्रम जैसे स्थापना का क्रम देखा जाए ना, ठीक है, तो पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। ठीक
ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था और उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। लेकिन जब भारत में उन लोगों के आगमन का बात किया जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है, उसके बाद डच आए थे, ठीक है, और उसके बाद ब्रिटिश आए थे। तो जौन ब्रिटिशो कंपनी बा वो सय गो अथी मतलब वो एगो प्राइवेट कंपनी है, वो सरकारी कंपनी ना रहे। अरे यार देखो जो मतलब नाम कुछ अलग है, उसका नाम थोड़ा बड़ा था। अरे कंपनी एंड मर्च ना जाने कोई से मर्चेंट एडवेंचर कुछ ऐसे करके रहे, मर्चेंट एडवेंचर करके कुछ था। अच्छा आगे दिया होगा, देखते हैं, ठीक है। अरे दिया ही है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये पूरा का पूरा मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका इतना बड़ा नाम था। आपको पता होना चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना उसमें खुद ब्रिटेन की महारानी का भी शेयर था। अच्छा हाँ मतलब जो 100 आदमी के शेयर है, हाँ ब्रिटिश कंपनी तो 100 आदमी के शेयर है, वो शेयर कंपनी था, कोई फिक्स कंपनी ना था, ब्रिटिश सरकार की कंपनी ना रहे। जानते हैं, देखिए दो वो कंपनी जो था वो सबसे ज्यादा डोमिनेट किया था हम लोग के इंडिया में। उसमें पहला कंपनी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नहीं सफल हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इतना सफल क्यों हो गया था, इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, वो एक मतलब प्राइवेट कंपनी था, ठीक है, जबकि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था वो एक गवर्नमेंट कंपनी था, ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता था और ये व्यापारियों द्वारा कंट्रोल होता था, ठीक है। तो ये आपको भी पता होगा कि मैक्सिमम देशों में जो प्राइवेटाइजेशन इसी कारण होता है ताकि जितना भी चीज चल रहा है वो सुनियोजित ढंग से चले, क्योंकि सरकारी आधिपत्य में कोई चीज रहता है तो उसका कोई ठीक नहीं रहता कि बढ़िया काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो मतलब प्राइवेट सेक्टर या क्या बोला जाए कि अगर लोगों के कंट्रोल में रहे, ठीक है, तो वो कंपनी बढ़िया से गवर्न होता है। तो यही कारण था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था ज़्यादा सफल हुआ था एज कम्पेयर टू मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 1760 में बॉडी वॉर्स का युद्ध हुआ था और उस बॉडी वॉर्स के वॉर में ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर दिया था और यहाँ से फ्रेंच का काम खत्म कर दिया। 1760 में वॉर हुआ, 1761 में आपको हुआ था वो पानीपत का थर्ड वॉर। 1764 में आपको हुआ था ये बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, ठीक है। अगर देखिए अगर बात करें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज तो बहुत सारा उसमें हम खुद से बोलना चाहें तो बहुत सारा चीज हो जाएगा। पहला नंबर की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो एक प्राइवेट कंपनी था, ठीक है। दूसरा बात कि जो महारानी के द्वारा इसको अधिकार प्राप्त था कि जो हम लोग के तरफ का यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनके साथ ट्रेड का मोनोपोली था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन से और कोई आके यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता था। तो इन लोगों का मोनोपोली था, बस यही ट्रेड कर सकता था सब। उसके बाद अगला हम मुख्य बात बताएं तो इन लोगों का नेवी बहुत मजबूत था भारत की तुलना में। ब्रिटिश का भी नेवी मतलब नेवी हमेशा से सबका मजबूत रहा है भारत की तुलना में, ये भी बहुत मजबूत था। और उसके बाद 1757 में जो युद्ध भइल है का नाम है बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में दो वजह से बात भइल है, एगो लैंड वजह से एगो पानी वजह से, दोनों वजह से बात भइल है। नेवी एक वजह से रहे एक वजह से ही रहे। एनएस से शायद एडमिरल कौन रहे का तो नाम है एडमिरल एनएस का नाम है। अरे 1757 में कौन लड़ा था, कौन गवर्नर था? अरे बताओ तनी हम लॉर्ड एडमिरल एनएस रहे। हां एगो सेनापति रहे एनएस से। हां कहते हैं कि नेवी के सेनापति रहे एडमिरल। ये दो वजह से लड़ा था हमसे, तब जाके 1757 जीता था हमसे। तो इसी तरह से अगर सफलता के राज के बारे में अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बताएं तो एक और आता है, ठीक है, ना जाने क्या बोल ही रहे थे हम भूल गए, छोड़िए आगे बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ और एक बात है, जैसे इन लोगों की सफलता का राज जो था इन लोगों के पास आधुनिक हथियार हुआ करता। अब जैसे मान लीजिए कि भारत में युद्ध हो रहा है, ठीक है, ये लोग आ रहे हैं घोड़ा तलवार लटकोइले आ रहे हैं, लोग मार रहे हैं, हम मार रहे धाएं बंदूक वगैरह। उन लोगों के पास आधुनिक हथियार था, प्लस में उन लोगों का जो सेना था वो प्रशिक्षित सेना था, ठीक
ठीक है, ट्रेंड सैनिक थे सब, ट्रेड करके, ठीक है, ये लोग उतने ट्रेंड नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारा मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भी जैसे ही अपना शासन शुरू किया सब, तो ये आज से नहीं, ये 100 साल आगे का सोच के पहले शासन करता था सब। जैसे ही आया सब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया सब, ठीक है, फिर आइए 1793 में पारित किया सब, सहायक संधि लाया सब, ठीक है, 1813 में लाया सब, चार्टर एक्ट पारित किया सब। अब क्या किया सब 18 से 13 के बाद कि यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार चालू कर दिया सब, ठीक है, यहाँ के जैसे एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चालू कर दिया सब, ठीक है। 1833 में फिर एक चार्टर एक्ट आया था, उस समय भी सती प्रथा खत्म किया सब, लूटी ठगी प्रथा ये सब खत्म किया सब। मतलब कि इन लोगों का जो सोच था वो कहीं आगे रहता था। इन लोगों के सक्सेस का बहुत सारा कारण है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, ठीक है। तो वो इसमें है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ये तो क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आया था उस समय सारे लोग बटे हुए थे। बंगाल अलग राज्य हुआ करता था, अलग शासन हुआ करता था, अवध के अलग नवाब हुआ करते थे। आपको दक्षिण भारत में सब अलग शासक हुआ करते थे, ठीक है। मुगल शासन उस समय था ही, उत्तर, ठीक है, हाँ। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। जब लोग एकजुट ही नहीं थे तो कहाँ से हो पाएगा, ठीक है। अगला है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। देखिए लिखा है इसमें, ठीक है। ये भी एक कारण था कि वो लोग ट्रेंड सैनिक थे, उन लोगों के पास आधुनिक हथियार था। अगला है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उस टाइम क्या होता था ना कि भारत वाला सेना में लगा देता था सब, ठीक है। अब बढ़िया से पेमेंट नहीं करता था। अब पेमेंट बढ़िया से नहीं करेगा सब, मान लीजिए आम लोग हैं, उन लोगों को तो पैसा चाहिए भैया। अब मान लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रहा है तो ये थोड़े